हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों घूर्णन गतिकी से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था और ठोस बेलन का जड़ तो आघूर्ण हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो वो स्थिति आज हम लोग परिवर्तित करेंगे बच्चों, और एक अक्ष जो कि बेलन के लंबाई के ठीक लंबवत गुजर रहा होता है, तो उस अक्ष के परितः आज हम लोग उस बेलन का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें बेलन का ही जड़ तो आघूर्ण मैंने ज्ञात किया था, लेकिन उस बेलन में अंतर यही था बच्चों कि उस बेलन में जो अक्ष गुजर रहा था तो वो अक्ष की दिशा किधर थी, तो वो बेलन के ही अक्ष था, है ना। किसी भी बेलन का अक्ष आप जान सकते हैं कि इस प्रकार जो होती है गुजरती है, तो इसी अक्ष के परितः जो है मैंने उसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात किया था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब उसका अक्ष इस बेलन के लंबाई के लंबवत गुजरता है तब उसका जड़ तो आघूर्ण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ना। तो मेरे क्लास में आज आप लोग अच्छी तरह से बने रहें, अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ बताऊँगा उसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि देखिए बेलन का जड़ तो आघूर्ण आज हम लोगों को ज्ञात करना है। किसका? तो ठोस बेलन का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए ठोस बेलन का, है ना, ठोस बेलन का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। ठोस बेलन का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। जब अक्ष कब गुजरता है? देखिए जब अक्ष, है ना, जब अक्ष बेलन के लंबाई के लंबवत, है ना, जब अक्ष बेलन के लंबाई के लंबवत गुजरता है, लंबाई के लंबवत गुजरता है। जब अक्ष बेलन के लंबाई के लंबवत गुजरता है तब उस समय हम लोग इसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना देता हूं बच्चों, तो आप उस फिगर को अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक देखिए बेलन है इस प्रकार, है ना। ये एक बेलन है जिसका द्रव्यमान भी हम लोग मान लेंगे कि इसका द्रव्यमान m है बच्चों, इस प्रकार, है ना। इसका मान लेते हैं कि ये इसका अक्ष है इस प्रकार। इस अक्ष के परितः तो हम लोगों ने उसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात किया था। तो आज हम लोग ज्ञात करेंगे कि जब अक्ष देखिए इसके लंबाई के लंबवत इस प्रकार गुजरता है, तो इस अक्ष का नाम हम लोग आज दे देते हैं y और y डैश इसका नाम है। इस बेलन का द्रव्यमान m है, लंबाई इसका l है बच्चों, इस प्रकार इसकी लंबाई है, और ये इसकी त्रिज्या है r, ये इसकी त्रिज्या है बच्चों, है ना। तो इस अक्ष के परितः हम लोगों को इसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए माना m द्रव्यमान, है ना, देखिए माना m द्रव्यमान r त्रिज्या तथा l लंबाई का, है ना, l लंबाई का एक ठोस बेलन है कि नहीं, एक ठोस बेलन है। l लंबाई का एक ठोस बेलन है ना, जिससे, है ना, देखिए जिससे होकर एक अक्ष y डैश, जिससे होकर एक अक्ष y डैश गुजर रहा है जो इसके लंबाई के लंबवत है कि नहीं, जो इसके लंबाई के लंबवत है, जो इसके लंबाई के लंबवत है ना, जो इसके लंबाई के लंबवत है। इस अक्ष के परितः, है ना, देखिए इस अक्ष के परितः, है ना, जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस बेलन का द्रव्यमान है m, त्रिज्या है r और लंबाई है l, है ना, और इससे होकर एक अक्ष गुजर रहा है y डैश, है ना, और ये अक्ष क्या है, इसके लंबाई के लंबवत है। इस अक्ष के परितः ही इसका हमको जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या मानते हैं बच्चों कि माना बेलन का, है ना, देखिए बेलन का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा। बेलन का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान,
प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका द्रव्यमान हो जाएगा m/l, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसका जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये ठोस बेलन है, तो इस ठोस बेलन को यदि हम काटेंगे इसके लंबाई के लंबवत तो अनेक चकती के जैसा आकृति मुझे प्राप्त होगा। तो एक चकती हम लोग यहाँ पर काट लेंगे बच्चों। इस प्रकार मैं काटता हूँ एक चकती, है ना। इस प्रकार हम लोग एक चकती काटेंगे बच्चों, इस तरह करके चकती काटेंगे, है ना। और ये चकती हो गया। इसका व्यास आप लोग जानते होंगे, हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे बच्चों कि इसका व्यास AB है। त्रिज्या तो वही होगी जो कि इस बेलन की त्रिज्या होगी, है ना। इस चकती की जो मोटाई है बच्चों, इस मोटाई का नाम हम लोग क्या देंगे, इसकी मोटाई हो गई dx, और ये अक्ष से x दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बेलन का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, देखिए बेलन का जड़त्व आघूर्ण है कि नहीं, बेलन का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अक्ष y डैश से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पखंड काट लिया। dx मोटाई का एक चकती नुमा अल्पखंड काटा। इस प्रकार लिखेंगे कि एक चकती नुमा अल्पखंड काटा, है ना, चकती नुमा अल्पखंड काटा, है ना। अब हमको बताइए कि इस अल्पखंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग जान पा रहे हैं बच्चों कि इसका द्रव्यमान, इसकी मोटाई हम लोगों ने क्या लिया, dx ले लिया। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई के अनुदिश ही हम लोगों ने इसका मोटाई लिया है, अर्थात प्रति एकांक लंबाई के साथ इसकी मोटाई को यदि गुना कर दी जाए तो इसका हम लोगों को द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चकती का, है कि नहीं, देखिए चकती का, है ना, चकती का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो ज्ञात ही किया है, तो उसको हम लोग m/l dx से यदि गुना कर देंगे, उसकी मोटाई को यदि प्रति एकांक लंबाई के साथ गुना कर देंगे तो हम लोगों को उसकी पूरा द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, है ना, ये क्या है मेरा, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान के साथ यदि चकती की मोटाई को यदि गुना कर दिया जाए तो वो चकती का द्रव्यमान हमको देता है। तो आप लोग बच्चों एक चीज़ तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने उसको पहले ही वीडियो में समझा दिया है, बता दिया है कि एक कोई यदि चकती है तो उसके व्यास के परिता उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, अर्थात यहाँ उसका व्यास AB है तो इस चकती का उसके व्यास AB के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही वीडियो में इसे समझाया है बच्चों और निकाल करके भी दिखाया है। तो चकती का उसके व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण mr²/4 होता है, लेकिन यहाँ तो उसका द्रव्यमान बदल गया है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, दूसरी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर चकती का जो व्यास है AB और जो अक्ष इस बेलन से गुजर रहा है y डैश, दोनों एक दूसरे का समानांतर है। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, इस बेलन का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चकती का इस y अक्ष के परिता हम लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो समांतर अक्ष का प्रमेय हमको बताता है कि किसी भी दृढ़ पिंड से होकर, है कि नहीं, गुजरने वाले अक्ष के परिता उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण, उस पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, है कि नहीं, गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये तो हो गया समांतर अक्ष का प्रमेय। तो अब हम लोग यहाँ पर समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, इसको थोड़ा समझ आप लोगों को समझा देता हूं। तो ये एक चकती है बच्चों, इस चकती से कुछ दूरी से होकर के ये अक्ष गुजर रहा है, हमको इस अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चकती का द्रव्यमान केंद्र मतलब हो गया कि दोनों के बीचों बीच, चकती के बीचों बीच जो उसका व्यास होता है तो उसका जड़त्व आघूर्ण तो मुझे मालूम है ना। और इस अक्ष जो है, इस अक्ष से व्यास से x दूरी पर है, तो समांतर अक्ष का प्रमेय आराम से हम लोग आरोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाला अक्ष जो चकती का, वो उसका व्यास है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गया होगा। समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष के परिता उसका जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए और उसका द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, दोनों अक्षों के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए, तब हम समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए चकती का जो व्यास है, देखिए चकती का व्यास AB तथा अक्ष y डैश, है कि नहीं, y डैश क्या है, समानांतर है ना, समानांतर है। तो हम लोग यहाँ पर उस चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, देखिए चकती का जड़त्व आघूर्ण,
है ना, चकती का जड़त्व आघूर्ण वाई वाई डैश के परितः, है कि नहीं, वाई वाई डैश के परितः, वाई वाई डैश के परितः ज्ञात करने के लिए समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। समांतर अक्ष का प्रमेय, है कि नहीं, समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो क्या है समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग, हम लोग जान लेते हैं कि इस चकती का वाई अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण मान लेते हैं आई है। अब देखिए इस चकती का गुरुत्व केंद्र जो कि उसका व्यास है, इसके परितः गुजरने वाला अक्ष जो है कि नहीं, आपका ए बी है, और इसके परितः जड़ तो आघूर्ण को हम लोग जानते हैं आई डी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि व्यास के परितः उसका जड़ तो आघूर्ण आई डी हो गया। अब चकती का द्रव्यमान कितना हो गया, आप लोग को पहले बताएं। देखिए चकती का द्रव्यमान कितना हो गया, एम बाई एल, और ये डी एक्स हो गया, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी एक्स है। तो हम लोग आराम से इस बातों को लिख सकते हैं कि चकती का द्रव्यमान हो गया एम बाई एल, ये हो गया डी एक्स, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी हो गई एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि उसके व्यास के परितः, चकती का व्यास के परितः, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं चकती का व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण कितना होता है, चकती का व्यास के परितः, है ना, व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण कितना होगा, व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण हम लोग जानते हैं बच्चों कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। ये बात को याद रखना है कि एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो यहाँ पे तो एम का मान बदलता है बच्चों, एम का मान तो दूसरा है, तो वही एम का मान रखना है, क्या है, एम बाई एल, और यहाँ पर हो गया डी एक्स, ये तो द्रव्यमान हो गया। अब चकती की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी है, हम लोग जानते हैं आर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, आर स्क्वायर, चकती की त्रिज्या आर है, जो बेलन की त्रिज्या है वही चकती की त्रिज्या है, और इसके नीचे है बट्टा 4, है ना, ये चीज़ उसका हो गया व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एम बाई एल, इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो गया डी एक्स। तो डेट सिंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें सारा कांस्टेंट टर्म हम लोग को पहले बाहर कर देना होगा, है कि नहीं। देखिए एम बाई एल यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग पहले बाहर कर देंगे, है कि नहीं, अरेंज करना है हम लोगों को, बाहर कर दिए। दूसरी बात है यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, एम बाई स्क्वायर बाई एम बाई एल बाहर हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी एक्स। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि संपूर्ण, है कि नहीं, बेलन का अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़ तो आघूर्ण। अब संपूर्ण चकती का तो निकाल लिए, अब संपूर्ण बेलन का निकालने के लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा मैं बता देता हूँ। तो ये अक्ष पर जो है एक्स का मान 0 है बच्चों, तो अक्ष से राइट साइड बढ़ेंगे तो ये आधा लंबाई मिलेगा, है कि नहीं। इस बेलन का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, L/2, और फिर इधर यदि हम लोग बढ़ेंगे तो इधर भी हम लोगों को एक्स का मान L/2 मिलेगा, लेकिन एक्स का मान इधर धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, इधर ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। अतः जो समाकलन की जो सीमा लेंगे वो -L/2 से +L/2 तक लेते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक्स का मान बीच में 0 हो रहा है, और इधर बढ़ रहे हैं तो L/2, इधर भी बढ़ रहे हैं तो L/2, लेकिन इधर ऋणात्मक दिशा हो गया, इधर धनात्मक दिशा हो गया, इसलिए समाकलन का जो सीमा लेंगे वो -L/2 से +L/2 तक लेंगे। तो हमने क्या बोला कि संपूर्ण बेलन का, देखिए संपूर्ण बेलन का, है ना, संपूर्ण बेलन का अक्ष वाई वाई डैश के परितः, संपूर्ण बेलन का अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। देखिए तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे, एम बाई एल यहाँ पर मेरा कांस्टेंट ही है, एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे तो -L/2 से ये हो जाएगा मेरा +L/2, आर स्क्वायर बाई 4, और इधर हो जाएगा डी एक्स प्लस, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, -L/2 से ये हो जाएगा +L/2 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए, है ना, एक्स मेरा वेरिएबल है ना, और यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 4, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम बाई एल, है ना, इस टर्म से हम लोग आर स्क्वायर बाई 4 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस हो गया L/2 से +L/2, और ये हो गया डी एक्स प्लस, इंटीग्रेशन -L/2 से ये हो जाएगा +L/2 एक्स स्क्वायर, और ये होगा डी एक्स। अब समाकलन हम लोग करेंगे सबका, तो आई इज इक्वल टू हम लोगों को मिलता है एम बाई एल,
r² कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन जो होता है ना, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होगा। लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो -l/2 से +l/2 आएगा, यहाँ भी प्लस हो गया। अब ये x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, देखिए x³ है ना, x³ बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी हो गया -l/2 से +l/2 तक होगा। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन को इसी पेज में हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो देखिए I = हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, m/l तो हमारा बाहर ही है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर देखिए r²/4 हो गया। अब लिमिट को सेटिस्फाई करेगा l/2 माइनस और पुनः फिर है एक -l/2, तो एक का हो गया, है कि नहीं। एक का हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है मेरा यहाँ पर x³/3 है बच्चों, आप लोग अपने, है ना। अब इसको संतुष्ट करेगा x³/3 को, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए, है कि नहीं, l³ और 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 होगा, है कि नहीं। प्लस यहाँ पर भी हो गया कितना बच्चों, प्लस हो जाएगा l³ यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और बाय नीचे में हो गया 3। इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे, इस प्रकार, है कि नहीं। आप लोग कैलकुलेशन को समझ पाए होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्यूब है इसीलिए l² और 2 का वर्ग देंगे तो 8 हो जाएगा। नीचे में भी आएगा माइनस, 2 बार माइनस में आ रहा है तो माइनस में इसके प्लस हो जाएगा और पुनः l³ हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो I = कितना हो गया, m/l और यहाँ पर हो जाएगा r²/4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तुमको क्या मिलेगा, देखिए l/2 प्लस यहाँ पर भी मिल रहा है l/2, है ना। यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को, देखिए 2l³/8 गुना और इधर हम लोगों को 3 प्राप्त होगा। तो 2 से 8 को हम लोग 4 बार में काटेंगे तो I = m/l, है ना। और यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है r²/4 और यहाँ से भी मिल रहा है हम लोगों को 2l/2 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोगों को मिल रहा है l, है ना, क्यूब बाय, है ना, 4 तिया इधर हो जाएगा 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, देखिए m/l इस प्रकार, और 2 से हम लोग 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे भी मिल गया l², है ना। देखिए r²l और बाय नीचे में हो जाएगा 4 प्लस इधर हो जाएगा l³ नीचे में हो जाएगा बाय 12। अब m/l को हम लोग, या सिर्फ l को भी हम लोग अंदर कर सकते हैं बच्चों। तो I = m को, है ना, m को बाहर रहने देंगे और l को अंदर करेंगे। तो l को अंदर करेंगे तो एक l से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, r²/4 प्लस एक l से एक l यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, l²/12। तो यही जड़ तो आघूर्ण का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त होता है बच्चों, इस प्रकार, है ना। तो ये ठोस बेलन का जड़ तो आघूर्ण है, उसके अक्ष y अक्ष के परिता, है ना। इस प्रकार हम लोग उसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एक खोखला गोला, है कि नहीं, जिसको हम लोग हॉलो स्फीयर कहते हैं, उसका जड़ तो आघूर्ण किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए खोखला गोला का जड़ तो आघूर्ण, है ना, खोखला गोला का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है कि नहीं। खोखला गोला का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है। मान लेते हैं बच्चों कि एक खोखला गोला है जिसको हम लोग हॉलो स्फीयर भी हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। ये एक खोखला गोला है ना। तो इमेजिन करिए कि इसमें से एक अक्ष जिधर से भी गुजरेगा वो गोला जो है सभी अक्ष के प्रति, यदि केंद्र से गुजरने वाले सभी अक्ष के प्रति गोला सम्मित होता है कि नहीं। तो हम लोग किसी भी अक्ष के परिता यदि उसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो वो हमें समान ही प्राप्त होता है। तो ये मुझे मिला y और ये मिलता है y', है कि नहीं। ये 2 अक्ष हमको मिल गया। तो इसका मान लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है बच्चों, m है। इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r है कि नहीं। इसकी जो ये त्रिज्या है बच्चों, हम लोग इसका त्रिज्या को मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए माना, देखिए m द्रव्यमान, है कि नहीं, माना m द्रव्यमान, है ना, r त्रिज्या, है ना। देखिए r त्रिज्या का एक, m द्रव्यमान r त्रिज्या का एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, एक खोखला गोला है कि नहीं। जिससे होकर, देखिए जिससे होकर, है कि नहीं, जिससे होकर अक्ष, है कि नहीं, जिससे होकर अक्ष x तथा y गुजर रहा है,
है ना, गुजर रहा है ना, गोला, है ना, दोनों अक्ष के प्रति, है ना, गोला दोनों अक्ष, गोला दोनों अक्ष के प्रति, दोनों अक्ष के प्रति सममित है ना, क्या है, सममित है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी अक्ष गोला से उसके केंद्र से होकर के गुजरेगा तो सभी अक्षों के प्रति गोला सममित होता है ना, किसी भी अक्ष के प्रति आप उसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, अक्ष के प्रति सममित है। तो इन्हीं अक्ष के, है देखिए, इसी अक्ष के सापेक्ष, है ना, इसी अक्ष के सापेक्ष, इसी अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, उसका जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इसी अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए मान लेते हैं पहले कि माना कि देखिए गोला का प्रति एकांक है कि नहीं, गोला का प्रति एकांक, गोला का प्रति एकांक, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आप लोग जानते होंगे गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² इसका क्षेत्रफल होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली देखिए कि इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए गोला को हम लोग उस, है ना, को लंबाई से के लंबवत उसका काटते हैं बच्चों, मतलब उसको काटते हैं। तो यदि हम लोग काटेंगे तो एक रिंग प्राप्त होगा, रिंग मतलब अंगूठी की तरह आकृति प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि ये खोखला है, सिर्फ इसका पदार्थ इसके परिधि पर ही होता है, इसका मतलब बाहरी सरफेस में ही इसके मटेरियल्स पदार्थ पाए जाते हैं, बाकी ये अंदर से पूरा खोखला। यदि आप इसको काटिएगा, है ना, तो आपको एक रिंग की तरह आकृति प्राप्त होगी। तो हम लोग वही करते हैं बच्चों कि इसको हम लोग काटते हैं और एक रिंग की तरह आकृति हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मैंने काटा, तो हम लोग इसका काटने का मकसद क्या है, पहले हम लोग इसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे किसी भी एक अक्ष के परिता, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो संपूर्ण अक्ष के परिता हम लोगों को जड़ तो आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक रिंग आप लोग देखते होंगे बच्चों कि मैंने इस प्रकार एक रिंग इसका काट लिया है कि नहीं, एक रिंग मैंने इसका इस प्रकार मैंने काटा। तो इसकी जो रिंग की जो मोटाई है बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखिए ए बी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी मोटाई ए बी है कि नहीं। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए सी जो है इसकी त्रिज्या हो गई, है कि नहीं, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। तो अब हम लोग ये कल्पना करते हैं कि ये इसका कितने कोण पर ये मौजूद था, है कि नहीं। ये जो है अल्पखंड जो है, जो मैंने काटा रिंग नुमा, वो गोला के केंद्र से कितना कोण बना रहा है, मतलब कितने कोण पर मैंने उसको काटा, तो थीटा कोण पर काटा। अब उसकी मोटाई जो होती है, उसकी जो चौड़ाई जो है, वो केंद्र के साथ कितने कोण बनाता है, तो इसको भी हम लोगों ने मान लिया कि डी थीटा कोण बनाता है। और ये जो है ओ ए या ओ बी, वो तो उसकी त्रिज्या है, आप लोग जानते हैं ये इसकी त्रिज्या है कि नहीं, आर है। तो अब इसी फिगर का अनुप्रयोग आप लोग करिए और अच्छी तरह से इसको बनाने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए गोला का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, गोला का जड़त्व आघूर्ण, है ना, गोला का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने, गोला का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं, इसके केंद्र से, है कि नहीं, देखिए इसके केंद्र से थीटा कोण पर, इसके केंद्र से थीटा कोण पर, इसके केंद्र से थीटा कोण पर, है कि नहीं, थीटा कोण पर बताइए क्या, थीटा कोण पर ए बी मोटाई, ए बी मोटाई का, ए बी मोटाई का वलयाकार, है ना, वलयाकार अल्पखंड काटा, वलयाकार अल्पखंड काटा, वलयाकार अल्पखंड मैंने काट दिया इस प्रकार, है कि नहीं। तो आप लोग ये बात को अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि अब देखिए यहाँ पर कि इस वलय की मोटाई, है कि नहीं, इस वलय की मोटाई, मोटाई केंद्र पर डी थीटा कोण अंतरित करती है, केंद्र पर डी थीटा कोण अंतरित करती है या बनाती है, कोण बनाती है, डी थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बात यहाँ पर देखिए कि यदि हम लोग ये बात करते हैं कि इसकी यदि ये त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यदि आर है,
तो इस वलय की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो हम लोग इसका वियोजित मान लेंगे बच्चों, एक इसकी दिशा में, है कि नहीं। आर का वियोजित मान OC, मतलब OC यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं वियोजित मान लेने के लिए ये कितना प्राप्त होगा बच्चों, R cos थीटा प्राप्त होगा। और इधर यदि हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा R sin थीटा। तो ये अक्ष, या देख पा रहे हैं कि ये अक्ष के समानांतर है। तो इसका मतलब यदि ये R sin थीटा होगा तो हम यहाँ एरो साइन देकर के कह देते हैं कि ये भी मेरा R sin थीटा होगा, है कि नहीं। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि यदि ये कोण थीटा है बच्चों तो ये कोण भी थीटा होगा। अब आप लोग वियोजित मान लीजिए तो ये sin थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए इसका अब हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, कि देखिए वियोजित मान R का, देखिए R का वियोजित मान हम ऊपर कर देते हैं बच्चों, है ना। R का वियोजित मान, देखिए R का वियोजित मान OC तथा AC दिशा में लेते हैं, OC तथा AC दिशा में लेते हैं, है कि नहीं, दिशा में लेते हैं। तो OC इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए तो OC इज इक्वल टू, है ना, OC जो हमारा x कंपोनेंट है कि नहीं। OC आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि OC जो है यहाँ पर x कंपोनेंट है कि नहीं, x कंपोनेंट है। तो ये मिलेगा हमको R cos थीटा, ये मिल गया हमको R cos थीटा। अपने कॉपी में बनाए गए फिगर को देखिए। इसी प्रकार हमको AB इज इक्वल टू जो मिलेगा बच्चों वो हमको मिलेगा R। OC इज इक्वल टू, मैंने गलती लिख दिया बच्चों, यहाँ पर cos थीटा होगा, OC इज इक्वल टू cos थीटा, और AB इज इक्वल टू हो जाएगा R sin थीटा हो जाएगा। तो OC इज इक्वल टू हम लोग यहाँ OC x कंपोनेंट है इसलिए x इज इक्वल टू R, यहाँ पर cos थीटा रखेंगे, और AB इज इक्वल टू मेरा y कंपोनेंट है बच्चों। AC इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा, है ना, है ना, R sin थीटा हो गया। तो अब हम लोग AC जो y कंपोनेंट है इसको हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R, और ये हो गया मेरा sin थीटा। तो इसका अवकलन चलिए करेंगे, अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए dx इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा हमको R sin थीटा, और फिर मिलेगा हमको d थीटा। इसका अवकलन करेंगे इस टर्म का, तो R sin थीटा बराबर y है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू, है कि नहीं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू R sin थीटा। इसके जगह में हम लोग y रख सकते हैं। तो ये हमको क्या मिल गया, y, और ये हमको मिल गया d थीटा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे बच्चों, और इसको छोड़ देंगे। देखिए अब हम लोगों को निकालना है वलय का क्षेत्रफल। वलय का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को वलय की परिधि निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी मोटाई से यदि गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वलय का क्षेत्रफल, है कि नहीं, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि परिधि गुना मोटाई हो जाएगी, परिधि गुना मोटाई हो जाएगी। तो परिधि के लिए क्या करेंगे, देखिए तो वलय की त्रिज्या कितनी है, वलय की त्रिज्या आप लोग जान पा रहे हैं कि ये इसकी त्रिज्या कितनी है, y है, y कंपोनेंट के अनुदिश लिए इसीलिए इसकी त्रिज्या y हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग इसका परिधि निकालेंगे बच्चों। परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2πy, और मोटाई कितनी हो जाएगी, AB है, इसकी मोटाई है। AB बराबर हम लोग, चलिए इसका पहले कैलकुलेट कर लेंगे। AB बराबर, आप लोग एक संबंध जानते होंगे कि चाप बराबर होता है, या कोण बराबर जो होता है, इस कोण ही बराबर लिखिए, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, है कि नहीं। चाप बटा कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण कितना बन रहा है, कोण तो बन रहा है d थीटा, चाप कितना है, AB है, और त्रिज्या कितनी है, R है। तो AB इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा बच्चों, AB इज इक्वल टू हो जाएगा R d थीटा। तो AB हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, है ना, 2πy है, y का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं बच्चों। देखिए 2π, है कि नहीं, y, है कि नहीं, गुना, और AB का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया R, ये हो जाएगा मेरा d थीटा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर y d थीटा को हम लोग यदि मिला दें तो ये हो गया 2πr, और यहाँ लिख सकते हैं y इंटू डी थीटा। तो y इंटू डी थीटा का वैल्यू हम लोग तो dx मान ही लिए हैं बच्चों, या निकाले हैं कैलकुलेशन से। तो 2πr, और इधर हो गया मेरा dx। तो वलय का क्षेत्रफल निकल गया। ये क्या निकल गया, वलय का क्षेत्रफल, है कि नहीं, ये निकल गया मेरा वलय का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। क्षेत्रफल निकल गया तो इसका द्रव्यमान भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि m/4πr² होता है। तो चलिए हम लोग इसका द्रव्यमान भी निकालेंगे। वलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो देखिए वलय का द्रव्यमान,
है कि नहीं, वलय का द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m बाय, है कि नहीं, 4 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर गुना 2 पाई आर, और ये हो जाएगा dx। तो पाई पाई कैंसिल, 2 से आर, है ना, 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिल गया हमको, देखिए m बाय आर, और यहाँ पर हमको मिलेगा dx, 2 को भी लिख देंगे। तो ये हमको उसका द्रव्यमान मिल गया 2 बाय, है ना, सॉरी, m बाय 2r इंटू dx, ये इसका द्रव्यमान मिलता है। तो अब आप देखेंगे कि अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, है कि नहीं। तो अब हमको बताइए कि ये जो आप बलय देख रहे हैं, ये जो आप बलय देख रहे हैं, इस बलय का हमने कहा कि कोई भी अक्ष के सममित होता है, कोई भी अक्ष के सापेक्ष जो होता है ये गोला सममित होता है। तो इस बलय का, है कि नहीं, इस x डैश अक्ष से दूरी कितनी है, तो y है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी ये त्रिज्या है r, जो कि हम लोग ने y अक्ष के समानांतर माना है, अतः ये y है ना। तो हम लोग कहेंगे कि बलय का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए वलय का, यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, वलय का, है ना, वलय का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, वलय का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो I इज इक्वल टू द्रव्यमान हम लोग जानते हैं कि m बाई 2r इंटू dx, और अक्ष से उसकी दूरी y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। तो y का हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, AOC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग यदि AC का मान निकालेंगे, जो कि हमारा y है, ये y अक्ष के समानांतर है ना, तो y का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा इस AC का मान। तो हम लोग जानते हैं कि r स्क्वायर में हम लोग किसको घटा देंगे, इस x का, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष के सापेक्ष है ना, इसलिए इसकी दूरी x हो गई, और ये मेरा y है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज, चित्र में आप अपना देखिए कॉपी से, समकोण त्रिभुज OAC से, है ना, OAC से। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं इसका क्या कंडीशन होता है बच्चों, तो ये होगा OA का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू OC स्क्वायर हो गया, और प्लस हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग OA बराबर R स्क्वायर जानते हैं, OC बराबर X स्क्वायर जानते हैं, और AC बराबर Y स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से Y स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो Y स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऊपर रख देंगे, तो Y है ना, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m बाई 2r, और इधर हो जाएगा dx, y स्क्वायर का वैल्यू हो गया r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका समाकलन करें। x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि x का मान इस अक्ष के प्रति यहाँ पर 0 हो गया है ना, यहाँ से 0 से आगे के बढ़ेंगे तो यहाँ तक हमको r प्राप्त होगा, पुनः फिर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको r प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि इस अक्ष के इधर ये प्लस होगा, और इस अक्ष के इधर ये माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि इसका समाकलन करना पड़ेगा माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर तक समाकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण गोला का, है कि नहीं, संपूर्ण गोला का जड़त्व आघूर्ण, लिखिए संपूर्ण गोला का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण गोला का जड़त्व आघूर्ण। तो I इज इक्वल टू ये हो कितना हो गया m बाई 2r, हम लोग को इंटीग्रेट करना है बच्चों, r स्क्वायर कांस्टेंट होगा, माइनस r से प्लस r, और ये मेरा हो गया dx, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस r से प्लस r, और ये हो जाएगा x स्क्वायर dx, ये चीज़ हो गया। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका समाकलन डायरेक्ट वे से करते हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करता हूँ एक बार, है ना, एक्स हो जाएगा, लिमिट इसका सेटिस्फाई करेगा, और आर को यहाँ पर बैठाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर प्लस आर मिलेगा, माइनस यहाँ पर भी हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे बच्चों, तो यहाँ एक्स क्यू बाई 3 मिलता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू बाई 3 मिलेगा, और लिमिट सेटिस्फाई करेंगे तो यह क्या मिलेगा, आर क्यू बाई 3, और फिर यहाँ माइनस है तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो गया आर क्यू बाई 3, हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, m
बाई 2r, आप देख पा रहे होंगे। तो r प्लस r इज इक्वल टू कितना होता है 2r, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2r क्यूब, और हम लोगों को बीच में माइनस मिला है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2r क्यूब बाय, और ये हमको 3 मिलेगा, है ना। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए i इज इक्वल टू क्या मिल रहा है m बाय, इधर मिल गया 2r, इसको सॉल्व करें। देखिए इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 को माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 4, है ना, r क्यूब बाय 3 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए एक 2 से 4 कटेगा, एक r से एक r कटेगा, तो बताइए हमको क्या मिलेगा, है ना। मैं ये कहीं पे लिख देता हूँ, चलिए हम लोग यहाँ पे ही लिख देता हूँ उसका एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या मिलेगा। तो i इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा m, है ना, आर स्क्वायर, है ना, और शायद 2 भी मिल रहा है बच्चों, यहाँ से हमको 2 भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ रहा है, और बाय नीचे में 3 है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैंने इसका कैलकुलेशन किस तरह किया। तो ठीक है, आज 2 तरह के हम लोगों को आप लोगों को बताया शेप का, एक सॉलिड, है ना, सिलेंडर का बताया, और खोखला गोला का बताया। इसे आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करें, इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों बार बार, है ना, और इसे अपने से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों, है ना। तो ठीक है, आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, उसी प्रकार हमारा वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और उसे सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आज आप लोगों ने जो वीडियो को मेरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।